मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था। अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर हम कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहली अभिक्रिया है इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रिया है इसमें अपचयन। तीसरी है इसमें ऑक्सीकरण। चौथी है इसमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। और पांचवी अभिक्रिया है इसमें अन्य अभिक्रियाएं। तो हम एक एक करके हर अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें अभी पहले प्रकार की अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अभी तक हमने हेलो एल्कीन वाले चैप्टर में और अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब है कि नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन होना, और योगात्मक अभिक्रिया के अंदर है कि नाभिक स्नेही द्वारा पहले अटैक करना, पहले जुड़ना। योगात्मक का मतलब होता है किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ जाना। तो नाभिक स्नेही जो है वो पहले जुड़ जाएगा अगर, तो उसको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और अगर पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो उसे हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो अब हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम, कौन सा कार्बोनिल यौगिक जो है वो उसकी अभिक्रियाशीलता, उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी क्रियाशीलता कम है। अगला हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। तो पहले हम पढ़ते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इसमें क्रियाविधि में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसकी संरचना कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन से ये जो डबल बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करता है। तो यहाँ पर डिमांड करेगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया तुम्हें कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो जाता है। और यहाँ पर 2 लोन पेयर्स की जगह अब 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक नाभिक स्नेही होता है और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अब यहाँ पर कार्बन का स्थायित्व कम है, कार्बन का स्थायित्व जो है कम है और ऑक्सीजन का स्थायित्व ज़्यादा है। तो कार्बन कोशिश करेगा कि खुद को स्थायी करने की, और स्थायी ये तभी होगा जब इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहुंच जाएंगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने के लिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है और एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो ऑक्सीजन से डिमांड करेगा, वो कार्बन के पास जाकर के शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स अधिकता में है तो कार्बन को ज़रूरत है न्यूक्लियोफाइल की, तो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा क्योंकि कार्बन का स्थायित्व कम है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 स्टेप्स में अभिक्रिया होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, C पॉजिटिव O नेगेटिव,
अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव बना रहेगा। दूसरे पद के अंदर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये इसकी अभिक्रियाशील ये इसकी क्रियाविधि रहेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अभिक्रियाशीलता। अब कार्बनिक यौगिकों की अगर हम बात करें कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति इसकी अभिक्रियाशीलता किस प्रकार रहती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका क्रम देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O कि अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और एक कंपाउंड हम देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O जिसमें एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। उसके बाद हम एक कंपाउंड देखते हैं C डबल बॉन्ड O जिसमें दोनों तरफ CH3 एक तरफ ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन CH3 से थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक तरफ छोटा है और एक तरफ बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर हम देखते हैं कि दोनों तरफ क्या है, बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए थे इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर बड़े ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम है। तो इसका क्रम जो है वो इस तरह से रह जाता है। तो अब इसका ये क्रम रहने का दो कारण हैं। इसमें पहला कारण है इलेक्ट्रॉनिक कारण, इलेक्ट्रॉनिक कारक जिसको हम +I प्रभाव भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो +I प्रभाव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दान देना, और -I प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स लेना। अब एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं वो +I प्रभाव दर्शाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो एक -I प्रभाव दर्शाने वाला है, या फिर ये कहें कि कम I प्रभाव, कम +I प्रभाव दर्शाने वाला है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि C डबल बॉन्ड O में जब ध्रुवण होता है इसका, तो C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन के ऊपर ज़्यादा होगा तभी वो डिमांड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करे। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें, एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, तो ओब्वियसली न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें, एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो इसके पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने का चांस कम हो जाएंगे। हम इसको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि अगर +I प्रभाव बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कम अटैक करेगा, +I प्रभाव बढ़ेगा तो इसका अभिक्रियाशीलता घटेगी, ठीक है इसको। अब उसके बाद है कि यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन का काम क्या है, थोड़ा सा माइनस प्रभाव है, या ये कहें कि थोड़ा सा प्लस प्रभाव कम है, मतलब ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा नहीं दे पा रहा है कार्बन को, क्योंकि इसके पास इतना स्टॉक नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास। हाइड्रोजन के पास खुद के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास स्टॉक नहीं है इलेक्ट्रॉन्स देने का उसको, तो इसकी पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी रहती है।
पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से जुड़ जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास स्टॉक है 3 इलेक्ट्रॉन्स देने का, तो इसकी पॉजिटिविटी कुछ हद तक घट सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी अभिक्रियाशीलता इससे घट जाती। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास 5 हाइड्रोजन है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास स्टॉक है, लेकिन कार्बन के जस्ट साथ में जो कार्बन है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब अगर इसके पास कम होते हैं तो इसको इस कार्बन से मांगने पड़ेंगे, और इस कार्बन से मांगने पड़ेंगे, और इस कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इस कार्बन तक पहुंचने में लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक इसकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा घटा देता है। और यहाँ क्या हुआ कि इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास हो गए 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हुआ, इसकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा घट गई। और यहाँ पर देखा जाए तो 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉक है, तो इसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और ज़्यादा घट गई। अब अगर हम इधर बात करें 5, 6, 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा घटेगी, तो इसकी अभिक्रियाशीलता और ज़्यादा घटेगी। अब उसके बाद है इसका दूसरा कारण है, पहला कारण था इलेक्ट्रॉनिक कारण, दूसरा कारण है त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव। अब त्रिविम प्रभाव क्या कहता है कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, C2H5 और C2H5 के 2 ग्रुप्स बड़े बड़े हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करना चाहता है, तो बड़े ग्रुप्स होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को इतनी जगह ही नहीं मिल पाती कि वो इसको अटैक करे। और यहाँ पर इसके ग्रुप्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं और न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर अटैक कर जाता है। तो जैसे जैसे ग्रुप्स का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की क्षमता घटती जाएगी। ये इसमें आ जाएगा त्रिविम कारक में। अगला इसमें नोट है, इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ग्रुप है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर C++OH, और दूसरा ग्रुप है R C++OH। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद पाने की वजह से बेंजीन रिंग और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाने की वजह से यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर जो अनुनाद पाया जाता है वो कार्बन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के वो बेंजीन रिंग को देगा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में भी पहुंचेंगे, तो जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और पॉजिटिविटी कम हो गई तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का मौका भी कम मिलेगा। और दूसरा इसमें कारण क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उसका साइज बड़ा होने की वजह से त्रिविम बाधा भी उत्पन्न करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की उदाहरण। तो इसमें 5 उदाहरण है। पहला है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल के साथ संयोजन, अमोनिया व इसके व्युत्पन्न के साथ संयोजन। तो अब इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा इजी हैं, सभी अभिक्रियाएं एक जैसी हैं, बिल्कुल भी कोई खास फर्क इनमें नहीं है। तो पहले इसमें अभिक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। अब इसमें हम एक अभिक्रिया लेते हैं एल्डिहाइड की, RH+C+O। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, मतलब कि HCN से।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, R एज इट इज़ रहेगा, H एज इट इज़ रहेगा और इन दोनों के बीच में कार्बन एज इट इज़ रहेगा। और डबल बॉन्ड O टूट रहा है क्योंकि यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड फ्री होगा, इन दोनों का बॉन्ड फ्री होगा। और यहाँ पर एक है H और एक है CN, H पॉजिटिव है और CN नेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम है एल्डिहाइड और इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बनाइए। उसके बाद है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि कीटोन होता अगर तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह R होता और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जगह R होता, तो ये क्या हो जाता, कीटोन हो जाता और ये कीटोन से साइनोहाइड्रिन बनाइए। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम क्रियाविधि की। शुद्ध HCN की अभिक्रिया हमेशा धीमी होती है और इसमें अभिकारक के रूप में उत्प्रेरक के रूप में हमेशा क्षार का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से HCN बहुत ज़्यादा जल्दी इसके ऊपर अटैक कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड अभिक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। अब इसमें भी हम देखेंगे कि RH डबल बॉन्ड O के ऊपर हमने सोडियम बाइसल्फाइड का अटैक करना है, मतलब कि NaHSO4 का अटैक करना है। तो यहाँ पर भी सेम होगा HRHC और यहाँ पर ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री, एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री। अब यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिव है जो कि ऑक्सीजन के पास जाकर के जुड़ जाएगा और बाकी सारा पार्ट नेगेटिव है, तो SO3H जो है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ये अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप ये है और सेकंड स्टेप में क्या होगा, RHCONA और SO3H। अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, RHCOH SO3Na। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड से बनेगा RHOH और यहाँ पर SO3Na और कीटोन से बनेगा, दोनों तरफ आ जाएंगे ROH SO3Na। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जल में अविलय है और कीटोन वाला जो योगोत्पाद है वो जल में विलय है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्रिस्टलीय है। इम्पॉर्टेंट है कि ये जल में अविलय है और ये जल में विलय है। तो कहने का मतलब है कि ये अभिक्रिया ऐसी है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को हम इस अभिक्रिया के माध्यम से अलग अलग किया जा सकता है। कारण ये भी है कि एल्डिहाइड से ये जो योगोत्पाद बन रहा है, योगोत्पाद जो है वो वापस एल्डिहाइड में कुछ समय बाद बन जाएगा और ये अविलय है, तो अविलय होने की वजह से इसको फटाफट छान लिया जाएगा और जो विलय है उसको कीटोन में बदल दिया जाएगा। छानने के बाद उसको फिर से एल्डिहाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले इसमें अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा कि कुछ हम उदाहरण लेते हैं इसमें, कि सबसे पहले हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस RMgX। तो यहाँ पर RMgX कुछ भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3CH और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री होगा और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा। R कार्बन के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा और MgX यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा और फिर उसके बाद H2O H पॉजिटिव के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, CH3CR और यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसका टूट जाएगा, क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O। मतलब
H यहाँ एज इट इज रहेगा, ये कट ओनली यहाँ पर लगेगा और ऑक्सीजन की जगह यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ से अब हमें क्या पता लग रहा है कि एथिनॉल से क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते तो क्या होता, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाता और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाता। तो ये क्या बन जाता, 1 डिग्री। मतलब मेथेनॉल से हमें क्या मिलता है, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है इस विधि में। और अगर हम यहाँ पर दोनों जगह CH3 ले लेते हैं, दोनों जगह CH3 ले लेते हैं, CH3 तो यहाँ पर भी क्या आ जाते, CH3 और यहाँ पर भी क्या आ जाता, CH3। तो ये बन जाता 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब कीटोन से हमें क्या मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यही चीज़ जो है मेज इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछे जाएंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से या फिर मेथेनॉल से, एल्डिहाइड से मेथेनॉल से 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, एथेनॉल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, किस प्रकार तुम लोग बनाओगे। अगली रिएक्शन है अल्कोहल के साथ संयोजन। अब अल्कोहल के साथ संयोजन करते हैं जब हम, तो रिएक्शन में हम एक लेते हैं एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कोहल से, मतलब C2H5 OH हम एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में RHCO और यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाएगा C2H5। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, सेम C2H5 OH वापस जुड़ेगा और क्या बनाएगा, RHCO C2H5। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा O C2H5। अब अगर हम यहाँ पर R लेते, यहाँ पर R लेते तो यहाँ पर भी R आता और यहाँ पर भी R आता। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेमी एसिटल और इसका नाम क्या है, एसिटल। तो यहाँ पर है कि कार्बोनिल यौगिकों से एसिटल की प्राप्ति कैसे होती है। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर R के साथ ग्लाइकोल होता, मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस प्रकार का ग्रुप होता तो हमारे पास एक चक्रीय यौगिक प्राप्त हो जाता, RCOCH2OCH2 और ये इस तरह से ये चक्रीय यौगिक हमें प्राप्त होता है। ये है एथिलीन ग्लाइकोल कीटैल, चक्रीय कीटैल। उसके बाद है अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ संयोजन। अब इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ एक ही हमें रिएक्शन याद करनी है तो सारी रिएक्शंस हमारी समझ में आ जाएंगी। हमें C डबल बॉन्ड O के साथ हमने ऐसा ग्रुप जोड़ना है जिसमें H2N उपस्थित हो, H2N ग्रुप उपस्थित हो। तो अब इसमें क्या होगा, H2O ग्रुप जो है, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड N, N के साथ में ये वाला बॉन्ड इसमें फ्री है, जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा वो जुड़ता रहेगा। अब इसमें उदाहरण है कि अगर हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन होता
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाता। इसका नाम क्या है? अमोनिया। और इसका नाम क्या है? इमीन। ठीक है। अब ये अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ भी हो सकती है और कीटोन के साथ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर R या H या R या R कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें पहला यौगिक क्या बन रहा है? इमीन। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर R होता तो यहाँ पर आ जाता R। इसका नाम क्या है? एल्किल इमीन। शिफ कारक कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है इसको, एल्किल इमीन भी कहते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है इसमें कि अगर यहाँ पर OH ग्रुप होता तो यहाँ पर भी OH ग्रुप होता और इसका नाम क्या है? ऑक्सीन। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इमीन बनाया, शिव कारक बनाया, ऑक्सीन बनाया। ठीक है। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप होता, NH2 ग्रुप होता तो यहाँ पर भी NH2 ग्रुप होता। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजीन। और यह है हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन। तो यहाँ से अब हमने और क्या बनाया? हाइड्रोजोन बनाया। इसी तरह से अगर यहाँ पर NH और बेंजीन रिंग होती तो यहाँ पर भी सेम यही होता। इसका नाम क्या था? फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है। अगला है कि अगर यहाँ पर NH के साथ में बेंजीन रिंग सेम ऐसे, और इसके साथ में फिर NO2 और यहाँ पर भी NO2 होता तो यहाँ पर भी सेम यही होता, NH बेंजीन रिंग NO2 और यहाँ पर भी NO2। तो इसका नाम क्या है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। इसको बोलते हैं DNP। तो DNP बनाना, 2,4 DNP। ठीक है। फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है। तो ये है लाल नारंगी अवक्षेप, लाल नारंगी अवक्षेप। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर NH C+O NH2 होता तो यहाँ पर भी यही होता, O NH2। इसका नाम क्या है? सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बेजाइड, इसका नाम क्या है? सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन का निर्माण। तो ये इसमें अभिक्रियाएं थी, सारी इसमें अभिक्रियाएं ये कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास अपचयन। हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कर रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला अल्कोहल में अपचयन, दूसरा क्लेमेंसन अपचयन और तीसरा है वोल्फ किश्नर अपचयन। पहला है अल्कोहलों में अपचयन। तो ये अल्कोहलों में अपचयन अल्कोहल वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं। इसमें हम लोगों को ध्यान होगा, इसमें हमने 3 पॉइंट्स किए थे कि निकल,
पैलेडियम की उपस्थिति में। और इसमें हमने दूसरा किया था सोडियम प्लस C2H5OH, जिसको हमने नाम दिया था बोवो ब्लांक अपचयन। और तीसरी हमने की थी इसमें LiAlH4 या NaBH4, और ये जो है स्पेशली C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करता है। तो ये वाली 3 रिएक्शंस हमने की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस में H2 करते हैं जब हम निकल पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो CH3 C H, और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड फ्री हो जाते हैं OH, और यहाँ पर भी H, तो ये अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। और अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगा। और ये वाली रिएक्शन हमने की थी जिसके अंदर हम C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करते हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर, और किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर हम अटैक नहीं करते हैं। और ये वाली अभिक्रिया है जिसमें अगर यहाँ पर निकल प्लेटिनम पैलेडियम की जगह सोडियम प्लस C2H5OH यूज हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है बोवो ब्लांक अपचयन। अगली अभिक्रिया है क्लेमेंसन अपचयन। अब इसके अंदर क्या होता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमने करवानी है जिंक Hg के उपस्थिति में सांद्र HCl की उपस्थिति में। ठीक है, अपचयन है तो इसमें हाइड्रोजन इसमें यूज होंगे। अब कितने हाइड्रोजन इसमें यूज होंगे? 4 हाइड्रोजन इसमें यूज होंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका ये वाला बंध फ्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका एक बंध ऑक्सीजन के साथ बंध टूटा, तो ऑक्सीजन की जगह खुद हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे और एल्केन हमें मिल जाएंगे। तो क्लेमेंसन अपचयन में क्या हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन से दोनों से हमें एल्केन प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता और सेम कंडीशंस होती तो CH3 C CH3, और इसका ऑक्सीजन की जगह भी हाइड्रोजन और इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होती है क्लेमेंसन अपचयन में। उसके बाद है वोल्फ किश्नर अपचयन। अब वोल्फ किश्नर अपचयन जो है वो हम थोड़ा सा पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। CH3 हमने ये वाली अभिक्रिया भी की थी। इसमें क्या हो रहा है? NH2 के साथ में जब हमने NH2 लिया था तो यहाँ पर N के साथ NH2 जुड़ गया था, तो यही हमने इसमें किया था। यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन गया। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमें एक स्टेप और करना है। एक स्टेप और क्या करना है कि KOH एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर C के जो डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोनों जगह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं वो कौन से जुड़ रहे हैं? ये वाले हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और ये वाली जो दोनों नाइट्रोजन है ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और इससे हमें एल्केन प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रबल ऑक्सीकारक के साथ दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ, और ये चीज़ हम लगभग जितने भी ऑक्सीकरण वाले टॉपिक्स आए हैं उसमें सभी में पढ़ते आ रहे हैं। प्रबल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया भी और दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया भी। अब दुर्बल ऑक्सीकारक के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया और फिलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया, और तीसरी है इसमें हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो पहले इसमें प्रबल ऑक्सीकारक के साथ, तो प्रबल ऑक्सीकारक के साथ हमने ज़्यादातर देखा कि हम KMnO4 ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे CH3
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे KMnO4 के साथ, और इसके ऑक्सीकरण हम इसका करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाली अभिक्रिया जो है हम पहले कर चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में। अल्कोहल वाले चैप्टर में पहले वो अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में बदलता है और फिर उसके बाद ये इसमें बदलता है। उसके बाद है कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण हमने पढ़ा था, पोपाफ नियम के आधार पर इसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसकी भी डिटेल मुझे अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोपाफ नियम जो है वो मैं उसमें करवा चुका। अब पोपाफ नियम क्या कहता है कि कीटोन जो है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O उस साइड जाएगा जहाँ पर CH3 एल्किल ग्रुप जो है छोटा है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो नहीं जाएगा। उसके बाद है दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ। दुर्बल ऑक्सीकारक के अंदर पहला है टॉलन अभिकर्मक के साथ और दूसरा है फेलिंग विलयन के साथ। दुर्बल अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के अंदर पहला पॉइंट है टॉलन अभिकर्मक के साथ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टॉलन अभिकर्मक कहते किसको है। टॉलन अभिकर्मक का मतलब है अमोनियाकृत सिल्वर। अमोनियाकृत सिल्वर को टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है और रजत दर्पण देता है, ठीक है। अब ये वाली अभिक्रिया जो है वो कीटोन नहीं देती है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड और कीटोन को विभेद करने के लिए काम में ली जाती है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में टॉलन अभिकर्मक Ag2O। अब Ag2O का निर्माण किया जाएगा, वो अभी देखते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में Ag नीचे बैठ जाता है, मतलब सिल्वर जो है वो नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ पर ये जो Ag2 है उसका निर्माण कैसे होता है, NH4OH, ये क्या हो गया, अमोनीकृत, ठीक है। अमोनीकृत मतलब NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना, AgOH प्लस में NH4NO3, ठीक है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। उसके बाद है ये जो AgOH है ये आगे Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है और इसी Ag2 के साथ ये रिएक्शन करता है। अगली अभिक्रिया है इसमें फेलिंग विलयन के साथ। अब फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, फेलिंग विलयन दो प्रकार के होते हैं, फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B। फेलिंग विलयन A का मतलब है CuSO4 का जलीय विलयन। CuSO4 के जलीय विलयन को फेलिंग विलयन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेलिंग विलयन B किसे कहा जाता है, रोशेल लवण। रोशेल लवण का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, फेलिंग विलयन B कहलाता है। अब यहाँ पर देखो CuSO4, अब ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, NaOH हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि CuSO4 और NaOH मतलब फेलिंग विलयन A और B दोनों को हमने मिला दिया, क्या बन गया, CuOH की ट्वाइस बन गया और ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो CuOH की ट्वाइस बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा CuO में जो कि नीले रंग का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuO से। अब ये क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पर बनेगा Cu2O। यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसका ये लाल रंग में ये बदल जाएगा। ये कौन सा था, नीला रंग, नीला रंग जो है वो लाल रंग में बदल जाएगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और भी थी कि जो टॉलन अभिकर्मक हमने किया था इसमें हमने शॉर्टकट में रिएक्शन करवा दी Ag2O से, लेकिन एक्चुअल में पूछा जाता है कि इसमें स्पीशीज कौन सी बनती है, तो इसमें बनती है AgNH3 की ट्वाइस के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाली स्पीशीज इसमें बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट से बना हुआ स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद है फेलिंग विलयन हमारा हो गया। उसके बाद है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब ये इसके अंदर है कि वे यौगिक जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला ग्रुप जिसमें उपस्थित है वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। तो इसमें पेपर में काफ़ी सारे यौगिक दे दिए जाते हैं, तो उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से यौगिक हैं जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। तो उसमें तुम्हें सिर्फ इसी ग्रुप की पहचान करनी है कि ये वाला ग्रुप जिसके अंदर उपस्थित होगा वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। एक तो ये वाला ग्रुप है और दूसरा इसमें ग्रुप है CH3COH। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल यौगिक जब हम इसकी हैलोजन के साथ और क्षार के साथ, हैलोजन और क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो इसमें हैलोफॉर्म बनते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं या फिर हैलोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जो है हमने एक बार 3 लेते हैं, क्षार को हम अगले स्टेप में इसमें लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये 3 हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा और क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा और HCl इसमें 3 रिमूव हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जो सेकेंड स्टेप होगा, इसमें ये जो बना है CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे क्षार से, NaOH से। NaOH से करवाएंगे तो क्या होगा, एक कट लगेगा इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कट लगेगा यहाँ पर। तो इसके और इसके बीच में जो कट लगेगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास और ये हो जाएगा इसके पास। क्या बन जाएगा, CCl3 के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड OH के साथ जुड़ जाएगा ONA। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। क्लियर है। अब हम इस कंप्लीट रिएक्शन को, ये जो 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर NaOH और 3 HCl, तो ये रिएक्शन कंप्लीट है। इसी तरह से हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म करने के लिए हमें क्लोरीन की जगह आयोडीन लेना पड़ेगा और यहाँ पर 3 Cl की जगह 3 आयोडीन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अगली रिएक्शन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अब अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हैं जिसमें है एल्डोल संघनन। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको यहीं पर रोकते हुए ये जो अगला पॉइंट है हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।